हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप स्टडी पर। मेरा नाम है अमित सोनी और आज हम पढ़ेंगे अपनी साइंस की क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 4। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी पिछली वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न 1। दांतों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। दांतों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। सीस्मोलॉजी में हम भूकंपों का अध्ययन कहते हैं। न्यूरोलॉजी शरीर के तंत्र तंत्रिकाओं का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को न्यूरोलॉजी कहते हैं। और ऑस्टियोलॉजी में हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 2। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान शून्य होता है ध्रुवों पर, केंद्र पर, भूमध्य रेखा पर या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम गुरुत्वीय त्वरण को एक इमेज के जरिए से समझते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक इमेज दी हुई है जिसमें कोई दो पिंड हैं। आप इसे पिंड ए मान सकते हैं और इसे पिंड बी। फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? किन्हीं दो पिंडों, कोई दो पिंड है ए और बी, के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये आपके कोई दो पिंड हैं, इन दोनों के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, ये एक दूसरे को अपनी तरफ जिस बल से खींच रहे हैं उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगर हम इसका फॉर्मूला निकालें तो कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पिंडों के द्रव्यमान, ये m1 और m2 जो हैं वो पिंडों के द्रव्यमान हैं। द्रव्यमान का मतलब आप उनका वेट कह सकते हो। उनके जो द्रव्यमान हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की जो दूरी है, ये दोनों पिंडों के बीच की दूरी r है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आप यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हो। F की जो वैल्यू होगी, दोनों पिंड समान गुरुत्वाकर्षण बल महसूस करेंगे तो इनका जो मान होगा गुरुत्वाकर्षण बल का, वो F बराबर होगा m1 इंटू m2 बट्टे r²। और ये g जो है वो आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ध्यान दीजिएगा, ये g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वीय त्वरण g नहीं। जो आपका स्मॉल g होता है वो आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है, ना कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कैपिटल G और स्मॉल g में अंतर है। अब हम समझेंगे इस इमेज को। आप यहाँ देख सकते हो कोई बॉल नीचे आ रही है। जब एक पिंड पृथ्वी हो और दूसरा पिंड कोई वस्तु हो तो उन दोनों के बीच जो बल लगता है उसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, कोई भी दो पिंड हो सकते हैं, लेकिन जब गुरुत्वीय बल या गुरुत्व बल लगता है तो उसमें एक पिंड पृथ्वी और दूसरा पिंड कोई और वस्तु हो सकती है, तो उस वक्त लगने वाले बल को हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हम कोई बॉल ऊपर उछालते हैं तो जिस बल के कारण वो नीचे आ रही है हम उसे गुरुत्व बल कहेंगे। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ही हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। फ्रेंड, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उस पर एक गुरुत्वीय बल लगता है और गुरुत्वीय बल के कारण ही उस पर एक त्वरण कार्य करता है जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ये कोई गेंद है, आप यहाँ समझ सकते हो, इस पर एक त्वरण काम कर रहा है जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल g का मान
9.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये है कि जब कोई वस्तु हम ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तो उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाती है। गिरने की स्पीड कितनी बढ़ती है? 9.98 मीटर पर सेकंड पर वो बढ़ती जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय बल और गुरुत्वीय त्वरण में डिफरेंस समझ आ गया। तो देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 3। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमने पढ़ा है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ऐसी कई युक्तियां हैं जो ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। जैसे आप विद्युत मोटर ही ले लीजिए जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। फ्रेंड्स, और भी चीज़ें हैं, जैसे आप पवन चक्की देखिएगा तो जो पवन चक्की होती है वो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। उससे होता क्या है, वो घूमती रहती है जिससे आपकी बिजली बनती है। फ्रेंड्स, आपने कोयला देखा होगा, कोयला में रासायनिक ऊर्जा होती है लेकिन जब वो जलता है तो उसमें ऊर्जा देता है। तो कोयला रासायनिक ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदलता है। आपने गिटार देखी होगी, गिटार क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। हम उसमें यांत्रिक ऊर्जा देते हैं जिससे उससे क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 4। वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर से मापते हैं। स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं, डॉक्टर जिससे आपकी दिल की धड़कन चेक करते हैं वही स्टेथोस्कोप होता है। दाब मापी क्या होता है, दाब मापी से हम गैसों का दाब मापते हैं। फेरोमीटर क्या होता है, फेरोमीटर से हम समुद्र की गहराई नापते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 5। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? दूरी पर, आकार पर, तापमान पर या वायुमंडलीय दाब पर? तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, तापमान पर। जो तारों का रंग है वो उनके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 6। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, सूर्य, डॉग स्टार या साइरस? इस क्वेश्चन का आंसर आप जरा सोचिए और जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सूर्य सही आंसर हो जाएगा। सूर्य भी एक तारा होता है। तारे क्या होते हैं, तारे वे होते हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, उन्हें किसी और से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं होती, वही तारे होते हैं। तो सूर्य भी हमारा एक तारा है जिसका नाम सूर्य रखा गया है। प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है, अगर सूर्य के निकट या पृथ्वी के निकट हम कहें कोई सबसे नज़दीक तारा है तो वो आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अगर हम कहें पृथ्वी के निकट कौन सा तारा है सबसे, तो सूर्य। और हम कहें सूर्य के निकट सबसे तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। डॉग स्टार क्या है, डॉग स्टार पृथ्वी से दिखने वाला सबसे चमकीला तारा है। और साइरस भी, डॉग स्टार और साइरस एक ही है। ठीक है फ्रेंड्स, डॉग स्टार को ही साइरस बोलते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 7।
रोटी सेकने वाले तवे में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। रोटी सेकने वाले तवे में लकड़ी का हैंडल इसलिए लगाते हैं क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। होता क्या है, जब तवे को हम हीट करते हैं तो उसमें ऊष्मा का चालन होता है, जिससे वो हीट है चारों तरफ फैल जाती है। लेकिन लकड़ी जो होती है उसमें हीट ट्रांसफर नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि जो लकड़ी होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। इसलिए हम तवे में लकड़ी का हैंडल लगाते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 8, सर्वप्रथम प्रकाश की गति किसने मापी थी? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश की गति सबसे पहले ओल रोमन ने मापी थी। प्रकाश की गति होती कितनी है? प्रकाश की गति 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है। ओल रोमन ने सन 1676 ईस्वी में सबसे पहले प्रकाश की गति मापी थी। केपलर ने क्या किया था? केपलर ने ग्रहों के गति के नियम दिए थे। न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। केल्विन ने ताप का केल्विन पैमाना दिया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 9, प्रकाश किरण के चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश किरण के चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको आप एक इमेज से समझेंगे। देखिए, यहाँ पर एक प्रकाश किरण आ रही है। ये जो आपका डेड डैश है वो आप कोई चिकना तल या दर्पण मान सकते हो। यहाँ पर ये जो किरण है वो एक किरण आई और इस पर टकराई। यहाँ पर टकराने के बाद वापस चली गई। तो इसी क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किरण कोई आ रही है, चिकने तल से टकराकर वापस लौट जाने की इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण आ रही है उसको हम आपतित किरण कहते हैं और परावर्तन होने के पश्चात जो किरण जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। इन दोनों के बीच अगर हम एक लंब खींच दें इस बिंदु पर तो हम उसे अविलंब बोलेंगे। और इन दोनों बिंदुओं पर ये दोनों जो किरणें हैं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रकाश का परावर्तन हम समझ लिए हैं। देखते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न 10, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कौन कौन से 7 रंग होते हैं आप यहाँ से समझ सकते हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। आप इसे विभज्ञ योग से याद रख सकते हैं। इसमें सारे मीन्स दिए हुए हैं। V फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और इनका विचलन होने का भी सीक्वेंस दिया हुआ है। प्रकाश का विचलन क्या होता है हम देखेंगे अगले वीडियो में। अभी इतना समझते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 11, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन, एस्कॉर्बिक अम्ल,
रेटिनॉल या टोकोफेरोल? इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और विटामिन ई का नाम टोकोफेरोल है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 12, कौन से विटामिन की खोज सबसे पहले हुई थी? विटामिन ए, बी, सी या डी? इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन सी की खोज सबसे पहले हुई थी और विटामिन की खोज वैज्ञानिक फंक द्वारा की गई थी सन 1911 ईस्वी में। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 13, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 6? इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। रक्त समूह जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं? ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप। ये 4 प्रकार के आपके रक्त समूह होते हैं, जिसमें हम ओ ग्रुप को सर्वदाता बोलते हैं और ए बी ग्रुप को सर्वग्राही बोलते हैं, क्योंकि जो ओ ग्रुप होता है वो सभी ग्रुप को खून दान कर सकता है और ए बी ग्रुप जो है सभी ग्रुप से रक्त ले सकता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14, मानव रक्त का पीएच मान होता है 6.4, 7.4, 5.4 या 8.4? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 15, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डी पाई जाती हैं? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में 29 हड्डियां पाई जाती हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 16, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ठोस सल्फ्यूरिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। प्रश्न 17, तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस प्रयुक्त की जाती है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका जो सिंबल होता है वो Cl होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 18, बिजली के पंखे का आविष्कार किसने किया था? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। बिजली के पंखे का आविष्कार हिलर ने किया था। शायद इसलिए बिजली का पंखा जो है हिलता रहता है, क्योंकि उसका आविष्कार हिलर ने किया था। फ्रेंड्स, एडिसन ने क्या किया था? एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। मैकमिलन ने क्या किया था? मैकमिलन ने साइकिल का आविष्कार किया था। और ग्राहम बेल ने क्या किया था? ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, क्योंकि उसमें बेल बजती रहती है, इसलिए ग्राहम बेल ने किया था। और पंखा हिलता रहता है, इसलिए हिलर ने उसका आविष्कार किया था। आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 19, पीतल मिश्र धातु किन तत्वों से मिलकर बनी होती है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का
आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। पीतल जो है कॉपर और जिंक से मिलकर बनी होती है। तो Cu कॉपर का जो सिंबल होता है फ्रेंड्स वो Cu होता है और जिंक का Zn। Cu और Zn से मिलकर आपकी पीतल मिश्र धातु बनती है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न, प्रश्न 20। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल? इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटियों, लाल चींटी जो होती हैं उनके डंक में और मधुमक्खियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फलों में फ्रेंड्स साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली जो होती है आपकी उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 21। सर्वोत्तम कोटि का कोयला होता है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। कोयला के अच्छे होने की पहचान क्या है? कोयले में जितना अधिक कार्बन होगा उस कोयले की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। एंथ्रेसाइट में 85 से 90% तक कार्बन पाया जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 22। खाने के विषैले जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है? हृदय, आमाशय, यकृत या छोटी आंत? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जो विषैले जीवाणु होते हैं खाने में उनको यकृत नष्ट करता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 23। रक्त का थक्का जमने में कौन मदद करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। प्लेटलेट्स जो रक्त का थक्का जमने में मदद करते हैं। फ्रेंड जब हमें चोट लग जाती है तो कभी कभी क्या होता है कि ब्लड बहता ही रहता है, बंद नहीं होता। तो इसका रीजन प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स की अगर कमी होगी तो रक्त बहता ही रहता है। आरबीसी क्या है? आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं और श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये भी आपकी रक्त में पाई जाती हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये तीनों बेसिकली रक्त के ही पार्ट हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 24। इनमें से कौन शरीर की टूट फूट की मरम्मत का कार्य करता है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। रक्त की टूट फूट में प्रोटीन कार्य करता है। जब हमें चोट लग जाती है तो उसका जो घाव भरता है उसमें प्रोटीन हमारी बहुत सहायता करता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। इसका मतलब विटामिन बी और सी जल में घुल जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।